जी, पहले तो जितने भी छात्र हम लोग यहाँ आज पहुँच पाए, सबको क्रांतिकारी इस्तकबाल। आप लोग यहाँ पहुँचे और हम लोगों ने बहुत तमाम तीनों संगठनों ने मिलकर ये पहलकदमी ली कि आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, इसमें बतौर छात्र हमारे आगे क्या मुद्दे रहेंगे। जो 10 साल के अंदर एक डैमेज, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में जब से मोदी सरकार आई है और जो हम लोगों ने डैमेज देखा है, उसको लेके बहुत ज़रूरी है कि एक पहलकदमी इस रूप में ली जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव में बतौर छात्र हम एक एजेंडा सेट करें कि 24 का चुनाव आखिर किन मुद्दों पे होगा। और इसको लेके तमाम छात्र संगठन, अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्र संगठन एक रूप से एक संयुक्त छात्र मोर्चा के तहत एक पहलकदमी लिए हैं। इससे पहले BBAU के अंदर भी इस तरह की एक पहलकदमी ली गई है। संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से बात रखते हुए सबसे पहले तो BBAU के अंदर पिछले दिनों जो घटना हुई है, हम उसके ऊपर बात करके उसे कंडेम करना चाहेंगे। पिछले दिनों BBAU के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि ABVP किस तरीके से सांप्रदायिक उन्माद के नाम पे पहले तो एक ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में बाबा साहब को गाली दिया जाता है, उस ग्रुप में छात्रों को, जो वंचित तबके से छात्र आते हैं उनको गाली दिया जाता है। और उसके बाद जब छात्र वहाँ इस चीज़ को लेके कंप्लेन करने जाते हैं तो पूरा विश्वविद्यालय का जो तंत्र है कैसे वो ABVP के बचाव में आ जाता है। तो संयुक्त छात्र मोर्चा सबसे पहले तो इस चीज़ को कंडेम करता है कि इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। और हम ये मांग करते हैं BBAU के एडमिनिस्ट्रेशन से, संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से एक मेल भी भेजा गया है उनको, और हम ये मांग भी करते हैं कि सबसे पहले जो आरोपी हैं इस पूरे कांड में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और जो भी पिछले दिनों ये घटना में ABVP का चाल चरित्र है, ABVP के ऊपर एक निरंकुश लगाया जाए। अब जो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो ये चार्टर है, इस चार्टर के ऊपर हम लोग शुरुआत से थोड़ा बात रखेंगे। ये चार्टर दरअसल 10 पॉइंट का हम लोगों ने चार्टर तैयार किया है। ये चार्टर इस बात को कहने के लिए है कि नई शिक्षा नीति 2016 में एक ड्राफ्ट मोदी सरकार लेके आई और इस ड्राफ्ट के तहत इस बात को कहा गया कि शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है। एक नई तब्दीली के साथ हम शिक्षा व्यवस्था को अपडेट करना चाहते हैं। इस बात के साथ मोदी सरकार 2016 में इसका पहला ड्राफ्ट NEP का ड्राफ्ट हमारे सामने प्रस्तुत करती है। 2018-19 के बीच में जब कोविड संक्रमण पूरे चरमकाल पे, पूरे पीक पे था, उस समय हम लोगों ने देखा कि नई शिक्षा नीति को किस तरीके से देश के आगे थोप दिया गया, देश के विश्वविद्यालयों के ऊपर थोप दिया गया। और नई शिक्षा नीति के ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल में हम लोग बात भी रखना चाहेंगे। नई शिक्षा नीति का जो एक पूरा बाजारू मॉडल है, ये मॉडल कोई नया मॉडल नहीं है। इसके इतिहास में अगर हम जाएँ तो 2000 में एक जब अटल बिहारी वाजपेयी की देश में सरकार चल रही थी, हम लोगों ने देखा कि उस समय एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था अडानी बिरला कमेटी। मतलब ये बहुत अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की शिक्षा को डिसाइड करने के लिए 2 पूंजीपतियों की एक कमेटी सरकार बनाती है, अडानी बिरला कमेटी। और उसके अंदर अगर उसकी प्रस्तावना को पढ़ें आप, उस प्रस्तावना में इस बात को बखूबी लिखा गया है, बहुत साफ शब्दों में इस चीज़ को लिखा गया है कि शिक्षा का काम सामाजिक परिवर्तन से नहीं है, शिक्षा का काम बाज़ार के मांगों से है। बाज़ार जो मांग करेगा उस तरह की शिक्षा व्यवस्था हम लेके आएंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो लगातार एक लाइन से जितनी सरकारें आई, इसी आधार पे कि शिक्षा का काम अब सामाजिक परिवर्तन से नहीं रहेगा, बाज़ार के इंटरेस्ट को हमको सॉल्व कराना है, बाज़ार का जो मांग रहेगा उस हिसाब से हम शिक्षा को अपनी बनाएंगे। और नई शिक्षा नीति कहीं ना कहीं उसी कोख से निकला हुआ है। कर्नाटका के अंदर VD सावरकर को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। एक अलग तरह का शिक्षा व्यवस्था हमारे सामने कैसे आएगा, पैसे के रूप में भी और बतौर विचार के रूप में भी। हम लोगों ने इस बात को समझा, संयुक्त छात्र मोर्चा ने इस बात को समझा कि भाजपा RSS की एक कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी, उनकी वैचारिक कमज़ोरी ये है कि ये हमको बौद्धिक रूप से तर्कशील बनने नहीं देना चाहते। क्योंकि छात्र आज के डेट में अगर बौद्धिक रूप से तर्कशील बन जाता है तो छात्र इनसे सवाल पूछने लगेगा। तो इनकी एक वैचारिक कमज़ोरी है कि छात्र को किसी भी तरीके से गुमराह करके रखा जाए, छात्र को रिसर्च नहीं करने दिया जाए, छात्र को एकेडमिक इंडेक्स में अच्छा नहीं बढ़ने दिया जाए। ये एक इनके साथ वैचारिक कमज़ोरी है। और छात्र होने के नाते हम इस चीज़ को बखूबी समझते हैं और इस आगामी लोकसभा चुनाव में इसी को आधार बना के हम लोगों ने एक चार्टर तैयार किया है।
लखनऊ विश्वविद्यालय केंद्रित हमारा चार्टर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र आखिर आगामी लोकसभा चुनाव में अपने सरकार से क्या मांग करते हैं। तो यूपी की अगर हम बात करें, और लखनऊ विश्वविद्यालय क्योंकि यूपी की राजधानी है, इस चीज़ पे अगर हम अपनी बात शुरू करें तो स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था में स्कॉलरशिप का जो पिछले 2 साल से हाल है कि 75% का एक अटेंडेंस बैरियर हमारे आगे लगा दिया गया है। इस बात को कहते हुए कि अगर आप 75% अटेंडेंस देते हैं, अगर आपका अटेंडेंस 75% है तो ही आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, नहीं तो स्कॉलरशिप में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं, स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। ये जो एक तरीका है कि कैसे सबसे पहले एक सेक्शन को स्कॉलरशिप से काट दिया जाए। और पिछले दिनों तो हम लोगों ने देखा कि स्कॉलरशिप के नाम पे नो डेटा फाउंड, नो फंड रिवील्ड, इस तरीके का जो एक सर्वर में बात दिखाना कि स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ गया, सरकार इसके ऊपर सरकार का अब ये जिम्मेदारी नहीं है कि स्कॉलरशिप छात्र के तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो हम लोगों की पहली जो मांग है इस पूरे चार्टर में 10 में से पहली जो मांग है कि स्कॉलरशिप के अंदर यूपी की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, स्कॉलरशिप को छात्रों तक पहुंचाया जाए। 75% का जो एक बैरियर लगा दिया गया है, अटेंडेंस बैरियर, इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक तरीका है छात्रों को शिक्षा व्यवस्था से, स्कॉलरशिप से दूर रखने का। इसके साथ साथ यूपी के अंदर हम लोगों ने देखा अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी नासिक के अंदर एक कार्यक्रम करते हैं। अपने कार्यक्रम में वो छात्र राजनीति के ऊपर बात रखते हुए कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में बहुत आगे आना चाहिए। अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो देश हमारा विकास नहीं करेगा। लेकिन यूपी के अंदर अभी जितने बड़े विश्वविद्यालय हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो, यहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है। एक तरफ सरकार ये बयान देती है कि हम छात्रों के भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, छात्रों को की राजनीति में भागदौड़ और कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम पहलकदमियाँ लेना चाहते हैं। लेकिन छात्र संघ का जब चुनाव का बात आता है तो ये मोदी सरकार इसमें कहीं भी हम लोगों को सक्रिय नहीं दिखती है। छात्र संघ का कहीं कोई चुनाव नहीं होता है। तो दूसरी बहुत जो हम लोग की निर्णायक मांग है कि इस बार कोई भी सरकार यूपी के अंदर और पूरे हमारे केंद्र के अंदर बनती है, उस सरकार के सामने युवाओं का एक सीधा एजेंडा ये है कि अगर आप कैंपसेस के अंदर छात्र संघ बहाल कराना चाहते हैं तो ही हमसे हमारा वोट लें। अगर आप इस बात की गारंटी देते हैं कि 24 का चुनाव आप जीतने के बाद छात्रों के एजेंडा, जिसमें एक प्रमुख एजेंडा छात्र संघ का चुनाव है, इसको अगर आप बहाल कराने की मांग करते हैं तो हमारा मत आपके साथ रहेगा, नहीं तो हमारा मत आपके साथ नहीं जाएगा। यूपी के अंदर अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर एक बात और हम करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैंपस के अंदर जो एक उन्माद है, कैंपस डेमोक्रेसी का जो सवाल है, पिछले दिनों IIT BHU के अंदर हम लोगों ने इस बात को देखा कि जो रेपिस्ट हैं, पूरे IIT BHU के अंदर सरेआम एक घटना होती है जिसमें कि 3 लोग मिलकर एक छात्रा के साथ गैंगरेप करने का कोशिश करते हैं। और बाद में जब वहाँ के छात्र एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि उन छात्रों के ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। भूषण सिंह को लेके जो मामला रहा कि देश की महिला पहलवानों ने अपने जितने सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड को प्रधानमंत्री आवास के सामने रख के आ गए। ये बात दर्शाता है कि कैंपस से लेके सड़क तक महिलाएं, छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और कैंपस डेमोक्रेसी का जो सवाल है कि कैंपस के अंदर छात्र क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, कैंपस के अंदर क्या जितने छात्र संगठन हैं सबको बराबरी का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इन सवालों को लेके हमारा मांग है आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार से कि कैंपस के अंदर लोकतंत्र की पूर्ण बहाली की जाए। कैंपस के अंदर जो एक तानाशाही रवैया है, कैंपस के अंदर जो छात्र नेताओं का लगातार निलंबन है, इस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म किया जाए। और इसके साथ क्योंकि बहुत वक्त है, मैं एक और आखिरी मांग के साथ बाकी वक्त और आपको डिटेल में बताएंगे कि कैंपस के अंदर जेंडर का जो मसला है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का जो मसला है, GS कैश एक ऐसी बॉडी जहाँ पे किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो वो महिला आके अपनी बात उस सेल में जाके कर सके। हम देख रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह का कोई सेल नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय इस रूप में इसके इस तरफ कोई पहलकदमी लेने से भी आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके तरफ कोई पहलकदमी नहीं ले रहा है। तो सरकार से भी मांग है कि प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा का जो सवाल है और कैंपस के अंदर महिला सुरक्षा का जो सवाल है, अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर चुप्पी साधेंगे, और देखिए राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है इसी दौर में,
राम मंदिर का उद्घाटन भी हमारे सामने है। पॉलिटिकल साइंस का छात्र होने के नाते इस बात को हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि राम राज्य का जो मॉडल है वो जस्टिस का मॉडल था। राम राज्य का जो मॉडल है उसमें न्याय को सुप्रीम रखा गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, इसमें कहीं न्याय नहीं है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मजदूर हो, इनको न्याय किसी रूप में नहीं मिल रहा है। तो न्याय का जो सवाल है ये छात्रों का एक बहुत प्रमुख एजेंडा है। इसी के साथ हम चाहेंगे कि अगले वक्ता भी इस बात को और डिटेल में रखें कि हमारे चार्टर में और क्या क्या चीज़ें हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में छात्रों का क्या क्या अदा करता हूँ। साथियों, हम लोग आज जिस मुद्दे को लेके और जो 10 पॉइंटर को लेके बैठे हैं, ये इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण छात्रों की समस्याएं हैं, जिनको बतौर छात्र और मैं बतौर एज अ लोकसभा वोटर इस चीज़ को अपनी आने वाली सरकार से मांग करता हूं। जैसे इस पॉइंटर में साथी निखिल ने जैसे जिस तरीके की बात रखी, कई समस्याओं को एनईपी मॉडल को लेके, मैं उसमें और भी चीज़ें विस्तार रूप से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का एनईपी मॉडल है, इसमें ये लोग बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स की, लेबोरेटरीज़ की, मगर हम उसका कॉन्ट्रारी यहाँ क्या देखते हैं कि जो लेबोरेटरी की ये लोग बात करते हैं, उस लेबोरेटरी का फ़ीस यहाँ एमए उर्दू जैसे विषय में, एमए राजनीतिक शास्त्र जैसे विषय में, एमए सामाजिक शास्त्र जैसे विषय में भी लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आम छात्रों पे जो एक पूंजीवादी सोच का जो दबाव पड़ रहा है, आज हम इस पे बात करते हैं। जिस तरीके से पब्लिक इंस्टीट्यूशन में लगातार सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया, सेल्फ फाइनेंस कोर्स और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ में भी आप उनकी सीटें बढ़ा रहे हैं, तो आज जो सवाल एक छात्र के सामने उठता है कि वह उसकी फ़ीस कहाँ से भरेगा। तो यह जो सवाल है, इसको लेकर भी हम लोगों ने इस कैंपस में इसी मोर्चा के तहत लड़ाई भी लड़ी है, मगर आज भी इसका समाधान ना सरकार के पास है ना इस विश्वविद्यालय के पास है। कुछ समय के लिए ये चीज़ें सॉल्व कर देते हैं ये लोग, मगर हम देखते हैं कि फिर से ये कहीं ना कहीं रिपीट कर देते हैं अगले सेमेस्टर में फिर से, और फिर बता देते हैं कंप्यूटर सिस्टम का एरर। जो जिस तरीके से हम लोग का मानव जो स्कॉलरशिप है, नॉन नेट फेलोशिप है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नॉन नेट फेलोशिप की मांग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में शशि थरूर जी ने भी लोकसभा में उठाई थी कि नॉन नेट फेलोशिप को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इनेक्ट किया जाए, दिया जाए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी बढ़ाई जाए। तो इस पे भी सरकार की जो चुप्पी है, चाहे वो लोकसभा में थी, चाहे वो हम बतौर छात्र यहाँ की सरकार से करते हैं, इस पे भी सरकार की चुप्पी साफ साफ ये जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं ये लोग छात्रों के भविष्य को लेके कैंपस के एक बतौर कैंपस एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेके नॉन सीरियसनेस हैं। और जिस तरीके से मानव को ख़त्म किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है कि ऐसे स्कॉलरशिप को ख़त्म किया जिस स्कॉलरशिप के बदौलत हर साल लाखों छात्र पढ़ के ग्रेजुएट होते थे, पोस्ट ग्रेजुएट होते थे, पीएचडी कर पाते थे। इस माइनॉरिटी फंड को ख़त्म करना सबसे बड़ी शर्मनाक बात है और हमारी ये मांग है कि मानव को दोबारा रिक्लेम किया जाए। जो भी सरकार बने भविष्य में, हमारी ये बतौर छात्र मांग रहेगी कि मानव जैसे फंड को, जिससे तमाम छात्र अपना उज्जवल भविष्य लिखते हैं, उसको दोबारा रिक्लेम किया जाए, उसको दोबारा शुरू किया जाए। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अगर आप पढ़ लेते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ वैकेंसी जो हॉल्ट की गई हैं, रेलवे की अभी कई वैकेंसीज़ खाली हैं, जो सरकारी विभाग हैं उनमें अभी कई पद जो हैं रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। छात्र आप डिग्री लेने के बाद जब सरकार से सवाल करता है तो इसी बात का सवाल करता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी कहाँ है, रोज़गार कहाँ है। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से, अच्छा इसमें हमारे सामने एक मैं बताना चाहूँगा, बिहार का मॉडल हमारे सामने अभी एक सामने आया है इसी सब को लेके, जॉब्स को लेके। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से यूपी में बेरोज़गारी बढ़ी हुई है और जहाँ बिहार में वैकेंसीज़ आई, यहाँ के लड़के तुरंत वहाँ शिफ्ट हो गए।
मतलब हम कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि हम लोग अपने यूपी का पोटेंशियल भी कहीं किसी दूसरे स्टेट में जहाँ रोज़गार मिल रहा है वहाँ वो पोटेंशियल शिफ्ट हो जा रहा है, जो कि हमारे स्टेट के लिए भी, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं, जो कि यहाँ की प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, मगर सरकार की वजह से जो वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, किसी और स्टेट में वैकेंसीज़ आ रही है तो वो वहाँ चले जा रहा है, वो वहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरीके का जो मतलब सटा हुआ राज्य जब इतनी वैकेंसी दे सकता है तो क्यों ये सरकार नहीं दे सकती? यह सरकार मतलब कहाँ नाकाम है कि ये वैकेंसीज़ नहीं दे रही है? मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी कांस्टेबल वाले में भी आप लोगों ने देखा जो वैकेंसी आई उसमें भी एक एज सीमित थी, उसके लिए फिर आंदोलन हुआ, मांग उठाई गई, ट्विटर ट्रेंड चला, तो इन्होंने फिर उसका एज सीमा जो है बढ़ा दिया। मैं पूछता हूँ कि मतलब सरकार से जो सवाल है बतौर छात्र की, हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से पढ़ लिख के निकलने के बाद हम लोग जब रोज़गार के लिए सवाल करते हैं तो जिस तरीके के मुकदमे या जिस तरीके का लांछन यहाँ पे छात्रों पे, या चाहे आप कहीं भी देख लीजिए भारत में, जहाँ छात्र अपने हक की मांग कर रहा है या तो वो निलंबन झेल रहा है या तो वो जेल में जा रहा है। सरकार का जो रवैया है, एक जो मॉडल इन्होंने सेटअप किया है, प्राइवेटाइजेशन का जो इन्होंने मॉडल तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अटैक करने का, उसके डेमोक्रेसी को अटैक करके जो इन्होंने मॉडल सेटअप किया है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और हम लोगों ने जो ये सवाल हैं, ये सवाल हम लोग के इसी इलेक्शन से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी हैं फर्स्ट वोटर्स होंगे, हम लोग वोट करेंगे, तो हमारे जो स्टूडेंट बतौर स्टूडेंट और ये आम जो जनमानुस जो मतलब इस यूनिवर्सिटी से नहीं भी है मगर आम जो छात्र पूरे प्रदेश में हैं या पूरे भारत में, ये उनके भी सवाल है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं है, यह सवाल पूरे भारत के छात्र छात्राओं का है। पे गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ के क्लिनिक्स के डॉक्टर भी कभी चेकअप के लिए चले जाते थे, ये एम्स गोरखपुर की हालत है। जो इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का दावा किया कि हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, आज यही सवाल हमारे सामने आ रहा है जब ये इलेक्शन नज़दीक है कि इन्होंने क्या बनाया, और जो बनाया वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाया। मैं आपको बताता हूं, जो अटल सेतु जो मोदी जी ने अभी हाल ही में निर्माण किया है, आप उसका रेट लिस्ट, फेयर प्राइस देखिए वहां से गुजरने का। मोटर व्हीकल पे एक ट्रिप का फेयर प्राइस वहां पे 350 रुपया है। बताइए, हम 96-95 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल भराएं, ऊपर से हम एक ट्रिप पे 300-350 रुपया भी दें, तो हम पूछ रहे हैं मोदी जी हमें खाने को तो दे नहीं रहे हैं, मोदी जी हमसे ले क्यों रहे हैं? ये जो PPP मॉडल है, बतौर छात्र हम लोग इसकी गहराई को समझ रहे हैं कि यह मॉडल कहीं ना कहीं देश को एक अंधकार की तरफ ढकेल रहा है। यह अभी नहीं दिख रहा है मगर समय के साथ ये चीज़ें दिखेंगी। जिस तरीके से यूपी में मैं बात करूं, जो इनकी बुलडोज़र नीति है, बुलडोज़र नीति देख रहे हैं कि चाहे अकबरपुर हो, चाहे फिर वो कहीं भी हो, कि मैं घर किसी का भी बुलडोज़र चल जा रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है तो बुलडोज़र चल जा रहा है, मगर जो इनके पार्टी में जो स्वयं लोग अपराध कर रहे हैं उन पे कुछ नहीं हो रहा है। या अगर आप किसी और पार्टी से भी हैं या आप कहीं और किसी और संगठन या बतौर कुछ और भी हैं, मगर आप अगर इनमें शामिल हो जा रहे हैं तो आप पूरा वाइट वॉश हो जा रहे हैं। तो ये जो पेंट वाला सिस्टम है इनका, हम लोग इसको भी समझ रहे हैं और इसकी भी निंदा कर रहे हैं कि इस तरीके का जो मॉडल है, इस तरीके का जो स्पेस ये लोग ख़त्म कर रहे हैं पूरे प्रदेश और देश में, कि कोई छात्र आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई एक्टिविस्ट किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए भी हमको जेल जाना पड़े, मुकदमा झेलना पड़े। अब यही है, इन्होंने लाइब्रेरी की मांग उठाई तो ये सस्पेंशन झेल रहे हैं। तो ये जो मॉडल है, हम लोग शो कॉज नोटिस झेल रहे हैं, जवाब देते देते कोर्ट में केस लड़ते लड़ते हम लोग का साल ख़त्म हो जाता है, मगर हम लोग के मुकदमे ख़त्म नहीं होते हैं। हम लोग की मांग तो यही है ना कि यहाँ हम लोग पढ़ने के लिए एक सेफ़ सिक्योर कैंपस दिया जाए, एक रेगुलर कोर्सेज़ की फ़ीस में ही उनकी सीटें बढ़ाई जाए ताकि गरीब छात्र नौजवान यहाँ पे आके पढ़ सके। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग पर सेमेस्टर 1 लाख और पर सेमेस्टर 2 लाख फ़ीस अफोर्ड कर सके, और इतनी मुश्किल से इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाल के या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाल के अगर कोई छात्र पढ़ने आता है तो वह इसी आशा में आता है कि यहाँ की फ़ीस कम है, यहाँ से पढ़ के वो अपने कलम से अपना भविष्य लिख सकता है। ये भविष्य को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं।
ये जो सरकार है, ये सरकार बाकायदा समझ चुकी है कि अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करेंगे, अगर हम बतौर छात्रों को सवाल करने का मौका नहीं देंगे, पढ़ने का मौका नहीं देंगे, तो वह हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई सवाल नहीं करेगा तो सरकार जवाब देना मुलाजिम नहीं समझेगी, और जवाब देना मुलाजिम नहीं समझेगी तो वह काम अपना अंधकार में आराम से कर सकती है। क्योंकि कोई सवाल करने वाला, जो लोकतंत्र इन्होंने ख़त्म किया है, उसकी हम लोग मांग करते हैं कि 24 में बतौर वोटर हम लोग इन्हीं पॉइंटर्स के साथ वोट करने जाएंगे। और इस कैंपस में भी जो नए छात्र हैं जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, वो भी इन्हीं पॉइंटर्स पे मांग करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने साथी धीरज भाई को बोलूँगा जो छात्र सभा से हैं कि अपनी विस्तार से और बात रखें। पिछले 2014 से देश में एनडीए की सरकार लगातार दो शासनकाल में रिपीट हुई। नौजवानों का भविष्य, उसके मुद्दों को, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को, उसके शैक्षिक अधिकारों को चारों तरफ से डिमोरलाइज किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में इनके रिकॉर्ड और डेटा में तो शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन लगातार नगण्य होती जा रही है, शून्य होती जा रही है। हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे इस संयुक्त छात्र मोर्चा को बनाने के लिए सभी साथियों का, भाई निखिल का, भाई विशाल का, भाई शुभम का और तौकील का, और आप तमाम सभी मीडिया बंधुओं का कि आप लोग सोशल मीडिया या अपने चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित कैंपस लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त छात्र मोर्चा में आए और यहाँ के लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आप पहुँचा रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये भी मांग करना चाहूँगा और देश के यूथ से अपील भी करूँगा कि तुम्हारे बिना सरकार नहीं बनने वाली है। जिधर देश का यूथ होगा उसी की सरकार बनेगी। 2014 में आप ठगे गए, 2019 में भी नहीं संभल पाए, 2024 में बहुत सोच समझकर हमें अपना मतदान करना होगा नौजवानों। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों, यहाँ पर लगभग 20,000 लोग पढ़ते हैं, तो 20,000 कम से कम पूरे परिवार को देखेंगे तो अब बड़ी संख्या हो जाएगी। उतने मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता ये कैंपस अकेले रखता है। हम इस संयुक्त छात्र मोर्चा के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि 24 में मोदी जी आए या एनडीए की सरकार बने या कांग्रेस या इंडिया या अलायंस की बने, कोई भी सरकार हो, हमारे मुद्दों पर जो सहमति जताएगा, हमसे जो वार्ता करेगा, हम छात्रों के भविष्य को जो ध्यान में रख के अपनी नीतियों और पॉलिसीज़ को बनाएगा, उसी के साथ देश का युवा खड़ा होगा। तमाम बातें साथियों ने कही, इसलिए हम बहुत वक्त नहीं लेना चाहेंगे और अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे। बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे साथियों ने बोली, इसमें हम जो मेन चीज़ है कि इलेक्शन को लेकर, ये इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हम ये अपना चार्टर लाए हैं। इसकी हम बात करेंगे एनईपी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरह से ये छात्राओं के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, चाहे वो यूजीसी का जो लोन, वही जो फ़ंड देने का मॉडल है उसको ख़त्म करना चाहती है, और उसके ऑटोनॉमी के नाम पर ये हेफा लाई है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जिससे ये हो रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये सरकार पैसा नहीं देगी और यूनिवर्सिटीज़ लोन बेस्ड मॉडल को देखते हुए लोन लेगी, और उस लोन की भरपाई वो कैसे करेगी? छात्रों से फ़ी हाइक करके। उसी का जो एक पॉइंट है हमारा सेल्फ फाइनेंस कोर्स, हम देख रहे हैं कि रेगुलर कोर्स कम होते चले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में और सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें नुकसान किसका है। अब एक गरीब स्टूडेंट जो अपनी फ़ीस रेगुलर की भी बहुत जुटाते हैं, बहुत मुश्किल से जुटाते हैं, तो अब वो बताइए कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए इतनी सारी फ़ीस कहाँ से लाएंगे। दूसरी बात, जो स्कॉलरशिप के ज़रिए कुछ बच्चों की मतलब हेल्प हो जाती है, तो स्कॉलरशिप में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोड़े अटका है। जैसे 75% अटेंडेंस मांगी जा रही है। 75% अटेंडेंस कैसे होगी? हम खुद यहाँ पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो प्रोफेसर्स हैं वो आते नहीं हैं, आते भी हैं तो अपनी स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं। तो जब आप पढ़ाएंगे नहीं, क्लास लेंगे नहीं, तो हम कैसे क्लास अटेंड करेंगे? तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसमें आपने कह दिया है कि
एक तरफ कि आप डिग्री ले सकते हैं, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं 1 साल में, 2 साल में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्ज़ी हो तो 20 से हट जाइए, नहीं तो आप 4 साल करिए। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें जो कोर्स है इनके कोर्स करीब 35 से 40% है, उसमें हम ना अपना कोर्स पढ़ सकते हैं अच्छे से, और जो दूसरे कोर्स ये पढ़ा रहे हैं हमको ना हम वो कर सकते हैं। तो डिप्लोमा लेके किसको जॉब मिलती है, हम सब जानते हैं। हम ही सोचते हैं कि डिप्लोमा करके क्या मिल जाएगा हमें, तो सरकार को ये एक बहाना मिल गया है। एक तरफ 4 ईयर का प्रोग्राम भी रख दिया है कि जिसको करना हो करे, उसमें भी हमें फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है कोर्स में। दूसरी तरफ डिप्लोमा ले लिया है तब भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, और रोज़गार की तो हम हालत देख ही रहे हैं कि जिस तरह से इस सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 सालों में सिर्फ ये 7 लाख ही नौकरियां प्रोवाइड करवा पाए हैं। और काफ़ी सारे जो रेलवे की अगर बात कर लें, करीब उसमें 30 लाख से ज़्यादा जो हैं पद वो खाली पड़े हुए हैं, तो उसको ये सीटें भर नहीं रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो अब इलेक्शन आने वाला है इस पे अब रोज़गार की बात हो और एजुकेशन की बात हो। और एक जो मेन पॉइंट हमारा है कैंपस की डेमोक्रेसी को लेकर, कि कैंपस में जो स्टूडेंट अपनी बेसिक चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी को लेकर हो, चाहे पानी के पीने को साफ़ पानी की बात हो, तो अगर बेसिक मांगों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और सस्पेंड ये तो अननेसेसरी हुआ, क्योंकि हम जब फ़ीस देते हैं अपनी तो हम चाहते हैं कि हमें वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो तानाशाही पूरे सरकार कर रही है पूरे देश में, और वही हर कैंपस में भी वही हालत है। तो और दूसरी चीज़, अभी हमने हाल ही में कुछ महीनों पहले देखा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र को के सस्पेंशन जब हुआ था तो उसकी मांग को लेकर कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ के प्रॉक्टर ने उसको जाति सूचक गालियाँ दी और काफ़ी कुछ उसको पिटाई भी की थी। तो हम चाहते हैं कि रोहित वेमुला एक्ट है उसको भी लागू किया जाए, ताकि जो कैंपस इसमें दलित और पिछड़े छात्रों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर आवाज़ उठाई जाए। और महिलाओं को तो हम देख ही रहे हैं, अभी IIT BHU का मामला हो, या अभी हमारे ही कैंपस में अगर हम देखें, अगर GS कैश होता, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो शायद उस लड़की की जान ना जाती। ये तो कह के आप कह सकते हैं कि भाई उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन कोई एक छोटी सी इतनी सी बात के लिए सुसाइड कोई नहीं करता है, उसको पहले से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, वो काफ़ी मेंटल हेल्थ उसको प्रॉब्लम होगी। तो अगर यहाँ की जो हॉस्टल का भी थोड़ा एनवायरनमेंट इतना ख़राब है, प्रोवोस्ट के बारे में हमने सुना है कि कोई स्टूडेंट अपनी बेसिक चीज़ भी उनसे मांग रख नहीं सकता है। तो हम चाहते हैं कि रोहित वेमुला एक्ट। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी जो करते हैं, उसके लिए UGC की हेल्प से यहाँ पे लोग तैयारी कर सके। तो हम चाहते हैं रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी लागू की जाए, ताकि जो गरीब स्टूडेंट है वो अपनी UPSC जैसी सिविल सर्विस में के लिए नौकरी पा सकें। अगले वक्ता के रूप आखिर हमेशा जब भी चुनाव का वक्त आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आज चाहे लोकसभा इलेक्शन हो जाए चाहे विधानसभा, हम सभी जानते हैं कि लगभग 50% जो वोट होता है वो युवा कन्वर्ट करता है। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या युवाओं को आज जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। चाहे स्टूडेंट्स स्कूल को ले लो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ को ले लो, चाहे रोज़गार को ले लो। अब स्टूडेंट अगर स्कूल्स की बात कर लें तो जिस प्रकार GST लागू की जाती है, GST का जो इस समय बढ़ाकर 10% कर दिया गया है आपके नॉर्मल स्टेशनरी सामानों पर, चाहे पेंसिल ले लें चाहे जो भी चीज़ें पढ़ने वाले योग्य हैं उनको 10% बढ़ा के कर दिया गया है। अब यूनिवर्सिटीज़ में ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फ़ी हाइक हो गया, स्टूडेंट इलेक्शन हो गया, वुमेन डेवलपमेंट हो गया, या एक सबसे बड़ा मुद्दा है स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स का। कोई भी ऐसे कैंपस नहीं है जिसमें हॉस्टल्स के अंदर स्पोर्ट्स क्लब हो, या फिर ऐसा कोई भी हॉस्टल नहीं है जिसमें किसके अंदर लाइब्रेरी की मैनेजमेंट हो, जिससे एक मेंटल प्रॉब्लम लड़कों के अंदर आती है। अभी हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही देखा कि एक जो छात्रा थी हमारे बीच अब नहीं रही, उसके मनोवैज्ञानिक रूप में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी। तो हॉस्टल्स के अंदर एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में रहना चाहिए। और एक लखनऊ यूनिवर्सिटी ही नहीं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें फ़ी हाइक हो गया,
अभी आप देख लीजिए कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ काफ़ी कोर्सेज़ में बढ़ा दिए गए हैं, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आपके बीकॉम डिपार्टमेंट हो, चाहे बीएससी डिपार्टमेंट हो, चाहे एमबीए हो। एमबीए में आप बताइए 80 हज़ार रुपये फ़ीस हैं। अब एक नॉर्मल छात्र जो किसान वर्ग का है, जो मजदूरी करता है, जिसका माता पिता, वो कहाँ से 80 हज़ार रुपये जुटा पाएगा? वो तो प्राइवेट नौकरी ही करेगा या फिर कहीं मजदूरी करेगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को हमारी गिरती है। और बाद में सवाल उठता है कि युवा हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है, युवाओं से ही लेना है वोट। तो सबसे बड़ी हमारी मांग ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ हैं उनको सीमित किया जाए। और दूसरा जो स्कॉलरशिप को रिलेटेड है, स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम हर बार ये रही है, चाहे वो 2014 से लेकर 2019 की बात करें या 2010 से लेकर 2014 तक की बात करें, हर बार स्कॉलरशिप को रिलेटेड हर बार छात्रों को प्रॉब्लम रही है कि छात्रवृत्ति भरने में उनको दिक्कत आती है। कभी 75 अभी तो 75% का बीच में एक डाल दिया गया, अनिवार्य रूप से कर दिया गया। अगर 75% अटेंडेंस किया गया है छात्रों का, तो प्रोफेसर का भी 75% अटेंडेंस दिखाया जाए, पीएचडी स्कॉलर्स का भी 75% अटेंडेंस दिखाया जाए। और दूसरी बात ये रही कि छात्रवृत्ति में टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आती है कि कोई भी छात्र अगर स्कॉलरशिप भरता है, सर्वर रिड्यू बता देता है, जिसकी वजह से डेट आगे बढ़ नहीं पाती है, छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हो जाता है और छात्रवृत्ति भर नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई रुक जाती है और फिर वो घर बैठ जाता है। और तीसरी बात ये रही कि जो कोचिंग्स की बात है कि हमारे समाज में ऐसे कई छात्र हैं जो बढ़ती महंगाई फीस की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंदर एक गाइडलाइन जारी की जाए जिसके अंदर छात्रों को फ्री कोचिंग दिलाई जाए। और तीसरी बात यह है कि जो एक चार्टर, जो एक कैलेंडर जारी किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ ये वैकेंसीज़ के कैलेंडर हैं, जिससे हर युवा वर्ग को ये पता चले कि यहाँ आने वाले समय में हमें किस लेवल तक की तैयारी करनी है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करनी है। तो बस मेरी ये कुछ मांगे हैं जो स्टूडेंट्स की होंगी आने वाले 2024 इलेक्शन के लिए। निखिल जी, अभी जो चार्टर लॉन्च करा है, इसके बाद का क्या प्लान है? क्या कुछ अभियान भी आगे आप लोग चलाएंगे संयुक्त मोर्चा? संयुक्त मोर्चा के फोरम के तहत आज तो हम लोगों ने चार्टर लॉन्च किया है। इसके बाद ये जो 3 संगठन हैं, NSUI, आइसा और छात्र सभा, विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर और लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, इन सारे डिग्री कॉलेजेस के अंदर हम लोग की एक पहल रहेगी कि हम लोग एक बड़े लेवल पे हस्ताक्षर अभियान इन मांगों के साथ कि छात्र को जो फर्स्ट टाइम वोटर होने जाएंगे, जो तय करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या किसकी सरकार रहेगी, तो उन छात्रों के बीच में ये चार्टर को हम लोगों को ले जाने का काम करेंगे और एक बड़े हस्ताक्षर अभियान की ओर संयुक्त छात्र मोर्चा आने वाले समय में पहलकदमी लेगा। हाँ, अभी जो संयुक्त छात्र मोर्चा बैठा है, उसका जो पैनल बैठा है, किसी एक वक्ता ने बोला कि जो भी चुनाव जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करें। तो क्या इससे आप राजी हैं? अगर भाजपा भी आती है और आपकी मांग मानती तो आप उसका सपोर्ट करें? जी बिल्कुल। देखिए, असल में इस सरकार को हम लोग 10 साल से देख रहे हैं। 10 साल 10 सवाल आपके सामने पड़ा है। जाहिर सी बात है, बतौर छात्र हम लोग खुश नहीं हैं। तो हम लोगों की मांग इन्हीं जनरल इलेक्शंस में, जो इसके अलावा कोई भी सरकार आए, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर ये सरकार फिर बनेगी, फिर पावर में आएगी, तो हमें लग रहा है कि फिर हमारी ये जो मांगें हैं नहीं पूरी होंगी। हमारी मांग बतौर छात्र एज अ वोटर सरकार से रहेगी, जो है कि ये 10 सवाल, सरकार कोई बने तो ये 10 सवाल जो हैं, ये 10 मांगे जो हैं बतौर छात्र, और ये छात्र यहाँ की ही मांगे नहीं है, बतौर छात्र पूरे प्रदेश और पूरे देश की मांग है, ये पूरी की जाए। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस में जो हमारे 10 पॉइंटर से कोई भी सरकार बने, मतलब इस सरकार से हम लोग नाखुश हैं, जाहिर सी बात है, तभी हम लोग यहाँ बैठे भी हैं। तो बने तो हम लोगों की जो मांग है वो पूरी की जाए। रखना चाहेंगे कि प्रदेश के अंदर जो सरकार है और उस सरकार को लेके जो उसका चाल चरित्र है, इसको हम लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर देखा है। और 10 साल के अंदर देखने के बाद इस बात पे हम पहुँचे हैं कि देश के अंदर कोई भी सरकार आए, लेकिन उसमें भाजपा तो हमारे लिए कहीं से भी छात्रों का जो एजेंडा है, छात्रों की जो मांगे हैं, वो भाजपा का जो पूरा मैनिफेस्टो है, इसमें कहीं छात्र नहीं दिखते, इसमें हमें कहीं महिलाएं नहीं दिखती है। एक ऐसा मॉडल हमको बेचा जा रहा है जो कहिए कि एक खाली सपना है।
तो हमारी संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से एक साफ मांग ये है कि प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों में युवाओं ने आपको 2 बार मौका दिया है और दोनों बार युवाओं को केवल और केवल निराशा हाथ लगी है। तो आने वाले समय में भाजपा को हम सीधी तरह रिजेक्ट कर रहे हैं। भाजपा से कहीं कोई उम्मीदें नहीं है कि भाजपा के समर्थन में या भाजपा के प्रति छात्रों के बीच में केवल और केवल एक तरीके का निराशा है कि भाजपा अब कैंपसेस के अंदर जो भाजपा का हाल है, आपने देखा कि BHU के अंदर जो 3 घटनाएं हुई उसमें के उसके अंदर जो 3 अपराधी हैं वो तीनों के तीनों भाजपा IT सेल से हैं। बृजभूषण शरण सिंह अपने आप में भाजपा से हैं। BBU के अंदर अभी हाल में हम लोगों ने इस घटना का जिक्र किया जब हम प्रेस वार्ता की शुरुआत कर रहे थे। BBU के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को जो लोग गाली दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर लगातार वहाँ पे जो लिंचिंग की बात की जा रही है वो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो कैंपसेस से तो छात्रों के बीच से भाजपा को बिल्कुल तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है और आने वाले समय में जो भी दूसरी पार्टियां हैं उसके सामने भी अगर वो हमारे सामने आती है हमारे एजेंडा पे बात करने, तो युवाओं की तरफ से ये साफ है कि ये हमारा एजेंडा है। इन सवालों पे अगर आप चुनाव लड़ते हैं, इन सवालों पे अगर चुनाव होता है तब फिर युवा आपके तरफ जाएगा, नहीं तो युवा आपके तरफ नहीं जाएगा। और भी लोगों आगे आ जाइए, चार्टर पकड़ लीजिए कुछ लोग, नारा भी लगा दिए आप लोग। आइए कुछ लोग चार्टर पकड़ लो। 2024 में बदलाव है, चार्टर का फोटो खिंचा लीजिए, छात्र एकता जिंदाबाद का नारा लगाइए आप। छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद